एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज। हम शिवानी श्रेया हैं और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सेल साइकिल चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट की थी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी स्टडी इन द लास्ट लेक्चर। हमने सबसे पहले देखा कि सेल का ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिवीजन की ड्यूरिंग होने वाले ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल इवेंट को हम सेल साइकिल कहते हैं, राइट। एंड यूकैरियोटिक सेल साइकिल को ब्रॉडली दो मेजर फेजेस में डिवाइड किया जाता है, विच इज इंटरफेज एंड एम फेज, राइट। तो जो आपका इंटरफेज होता है, इंटरफेज में तीन स्टेजेस थे, G1, S और G2 फेज, राइट। तो G1 फेज क्या था? G1 सेल ग्रोथ करता है, राइट। S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड आपका जो G2 फेज है वो सेल डिवीजन के लिए बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो जितने भी सेल आपका M फेज से रिलेटेड प्रोटीन्स हैं वो सारे आपका G2 फेज में प्रिपेयर हो जाते हैं, बन जाते हैं, राइट। इसके बाद आता है एम फेज, और पिछली क्लास में हमने एम फेज का सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। हमने कहा था कि एम फेज में मेजरली दो प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना होता है, विच इज कार्योकाइनेसिस जहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, एंड साइटोकाइनेसिस जहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इन प्रोसेसेस को हम सेपरेटली डिटेल में समझेंगे। सो आज वही दिन है, आज हम एम फेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे और उसी के साथ सेल साइकिल का मेन पार्ट जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग माइटोसिस की। देखिए, माइटोसिस जो है वो एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से जनरली टू जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। माइटोसिस मेनली ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टिश्यू मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से हैं। देखिए, माइटोसिस को ट्रेडिशनली 4 मेजर स्टेजेस में जो है वो डिवाइड किया जाता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, बट याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है, पी मैट। पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज और टी मतलब टीलोफेज। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस के प्रोफेज की। देखिए, प्रोफेज में जो है सबसे पहले क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन होकर के क्रोमैटिन का। बेसिकली जो क्रोमैटिन है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। क्रोमैटिन कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इससे जो फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम की, ये एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये स्टार्ट होता है आपका प्रोफेज के अंदर ही। ओके, और ये जो है बेसिकली क्रोमैटिन क्या होता है? एक अनऑर्गेनाइज्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट। और जब क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया जाता है, तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है? थ्रू कंडेंसेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन नेम कंडेंसिन। कंडेंसिन नाम का एक प्रोटीन है जो कंडेंसेशन करके क्रोमैटिन को क्रोमोसोम बनाता है। ओके, जो अब हम ये बात करते हैं कि आपका प्रोफेज में होता क्या क्या है। देखिए, प्रोफेज में जो है सबसे पहले आपका न्यूक्लियर इन्वेलप का ब्रेकडाउन होता है। ओके, ईआर एंड गोल्जी जो है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं प्रोफेज के अंदर। ओके, एंड सेंट्रियोल जो है वो मूव करता है अपोजिट पोल में, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज के अंदर। इसको क्विकली अगर हम समझे एक इमेज के थ्रू, तो ये देखिए, ये हमारी सेल है, ठीक है। यहाँ पे आपका मान लीजिए न्यूक्लियस है जहाँ पे आपका क्रोमैटिन है। ओके, अब हम बनाते हैं सेंट्रियोल। यहाँ पे आपका सेंट्रोसोम है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। ओके, न्यूक्लियस से ही अटैच है आपका ईआर, ईआर अटैच है, और यहाँ पे गोल्जी भी प्रेजेंट है। ओके, ये हमारा इंटरफेज स्टेज है। ये क्या है? इंटरफेज स्टेज। अब यहाँ से सेल जो है वो प्रोफेज में जा रही है। कैसे जाएगी, चलिए वो देखते हैं। प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियर का एनवेलप टूटता है, राइट। तो न्यूक्लियर एनवेलप अगर टूट जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन, ओ सॉरी, एक मिनट, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप टूट करके कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। और इसके अंदर होगा हमारा क्रोमोसोम, जो कि अभी एज इट इज है। और
जो आपका ऊपर सेंट्रोसोम था वो भी ब्रेक हो गया। हमने पढ़ा ना, सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगते हैं और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो प्रोफेज में ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ कैसे दिखता है, एक सेंट्रियोल हमारा यहाँ गया, दूसरा यहाँ गया, और ये करना शुरू कर देता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। ओके, और आपका ईआर जो है वो भी ब्रेक हो जाता है और गोल्जी भी ब्रेक हो जाता है। तो चलिए ईआर और गोल्जी को भी ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम नेमिंग कर दे क्या, ताकि आपको दिक्कत ना हो, या फिर अलग अलग कलर यूज किया है तो उसे समझ में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये वाला जो हमारा इंटरफेज वाला है ना, वहां पे नेमिंग कर देते हैं। ये तो प्रोफेज है, ये आपका हो गया, एक मिनट, ये हो गया प्रोफेज। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेज सेल शुरू हो गई। चलिए, ये है हमारा ईआर, ये है गोल्जी। ओके, ये इसको यहाँ ऐसे कर दीजिए, ये है न्यूक्लियस, इसको यहाँ ऐसे बनाइए, यहाँ पे हो गया सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रोफेज के अंदर क्या क्या हुआ है। प्रोफेज के अंदर हमारा सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप टूटा है। न्यूक्लियर एनवेलप टूटने के कारण, टूटने के बाद ईआर और गोल्जी जो है वो भी डिसइंटीग्रेट हुए हैं, एंड सेंट्रियोल्स जो है, बेसिकली सेंट्रोसोम जो है वो ब्रेक हुआ है, एंड सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल पे मूव हो गए हैं, एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ओके, अब आते हैं प्रोफेज के बाद एक और फेज आता है जिसको हम कहते हैं प्रोमेटाफेज। ये मेटाफेज से पहले, बेसिकली मेटाफेज की प्रिपरेशन समझ लीजिए। प्रो मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो मूव करते हैं और पेंडुलम के जैसा जो है वो बना लेते हैं, बेसिकली इक्वेटर प्लेट के ऊपर जो है वो मूव करने लगते हैं। देखिए कैसे मूवमेंट होती है। अ, ये हमारा सेल था, ओके, एंड ये इसका इक्वेटर प्लेट हो गया, राइट। इसको हम मेंशन कर दे रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। ओके, और हमारे क्रोमोसोम, ये हो गए हमारे क्रोमोसोम। अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो अपने अपने स्पिंडल फाइबर से, ओ सॉरी, क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है, और ये मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, ये क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, तो इनकी मूवमेंट जो है वो इस तरीके से होनी शुरू हो जाएगी। ये पेंडुलम के जैसे, जैसे पेंडुलम में हम लोग घड़ी में देखते हैं ना, पेंडुलम में क्या होता है, दोनों तरफ घूमता रहता है, बीच में हमारा सेंटर होता है, और जो पेंडुलम है वो दोनों तरफ घूमता रहता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो उसी कंडीशन में अभी हमारा जो है वो कौन आ गया है, क्रोमोसोम आ गया है इन प्रोमेटाफेज। ओके, प्रोमेटाफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो, जैसे अभी आप देख रहे थे कि ये दोनों तरफ भाग रहे हैं, ये भागेंगे नहीं, एक जगह पे अलाइन हो जाएंगे। अलाइन कैसे होंगे वो देखते हैं। चलिए, ये हमारा सेल था, सॉरी, ये हमारा सेल था, राइट, और ये थी हमारी इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट, राइट। अब इसके ऊपर हमने क्या देखा, क्या कहा कि हाँ, सारे क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइन हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स को सबसे पहले अलाइन करते हैं, ये कुछ इस तरीके से जो है क्रोमोसोम्स सारे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं ऑन इक्वेटोरियल प्लेट पे। कौन से फेज में, मेटाफेज में। इसके बाद आता है आपका एनाफेज। अभी एनाफेज में क्या होता है, देखिए, एनाफेज के अंदर जो है स्पिंडल फाइबर ये क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन नेम्ड काइनेटोकोर।
काइनेटोकोर नाम के एक प्रोटीन की हेल्प से जो आपका क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है एनाफेज के अंदर। ओके। और जो आपका सेंट्रोमेयर के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ये जो प्रोटीन है आपका काइनेटोकोर, ये कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रोमेयर में प्रेजेंट है। ओके। और सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो जाती है और अपोजिट पोल में मूव करने लगती है। अभी सिस्टर क्रोमैटिड किसको कहते हैं? देखिए, इसको हम जरा यहाँ पे क्रोमोसोम का अगर आपको बना के दिखाएं, राइट। ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड है। अब होता क्या है, काइनेटोकोर जो है वो यहाँ रहता है, ऐसे ऐसे रहता है। ये क्या करता है, काइनेटोकोर खींचता है इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये ऐसे सेपरेट आउट हो जाता है अपना काइनेटोकोर लेके, और ये ऐसे सेपरेट आउट हो जाता है अपना काइनेटोकोर लेके। समझ में आया? अभी देखिए, इसको अगर हम फिगर के जैसे बनाएं तो कैसे होता क्या है सेल के अंदर, वो देख लेते हैं एक बार। सेल के अंदर होता ये है कि ये रहा हमारा सेल, और जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड को लेकर के सेपरेट हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट कौन करता है? हमारा काइनेटोकोर सेपरेट करता है। समझ में आया? चलिए, ये बन गई हमारा जो एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है, एनाफेज के अंदर काइनेटोकोर नाम के एक प्रोटीन की हेल्प से स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम से अटैच हो जा रहे हैं, और स्पिंडल फाइबर जो है वो ये सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो क्रोमोस अलग अलग होकर के सेपरेट होकर के अपोजिट पोल्स में मूव हो जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक अलग अलग सेपरेट हो गए हैं, अपने अपने स्पिंडल फाइबर से जाके अटैच हो गए हैं, राइट। इसके बाद जो दूसरा फेज है एनाफेज के बाद, वो आता है टीलोफेज। अभी देखते हैं टीलोफेज में क्या होता है। देखिए, क्रोमोसोम का जो डीकंडेंसेशन है वो टीलोफेज के अंदर ही होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप का रिफॉर्मेशन होता है, ईआर और गोल्जी जो है री इंटीग्रेटेड होते हैं, और स्पिंडल फाइबर जो है वो ब्रेक हो जाता है, एंड देन साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा टीलोफेज यानी कि आपका माइटोसिस का लास्ट स्टेज है। अभी देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ओके। इससे अटैच था हमारा, ओ सॉरी, यार और गोल्जी। सिमिलरली यार और गोल्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए टेलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो रिफॉर्म कर गया। ये क्या है, ये है न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, ये रिफॉर्म हुआ। ईआर रिफॉर्म हो गया और गोल्जी रिफॉर्म हो गया, और हमारा दो डिफरेंट आपको दिख रहा होगा सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट। यहाँ पे अभी डिवीजन कंफर्म नहीं हुई है, यहाँ पे जो है वो यहाँ तक टीलोफेज में, जो बेसिकली माइटोसिस का लास्ट स्टेज है टीलोफेज, इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो है वो डिकंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि क्रोमोसोम हमारा दोबारा से डिकंडेंस हो चुका है। समझ में आ गया यहाँ पे? अब आते हैं मियोसिस पे। देखिए, मियोसिस जो है इसमें दो स्टेजेस हैं। ओके, पहला स्टेज है हमारा मियोसिस 1, और दूसरा स्टेज है मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है मियोसिस 1 के जैसे, सॉरी माइटोसिस के जैसे। मियोसिस 2 क्या होता है, इज एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस। तो जो हमने अभी यहाँ पे माइटोसिस का पढ़ा है, यही सारी चीज जो है ये आपका मियोसिस में भी होगा, मियोसिस 2 में होगा। ओके, तो अभी हम क्योंकि मियोसिस 1 अलग है तो अभी हम उसको देखते हैं। मियोसिस 1 में भी 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, सेकेंड वन इज लेप्टोटीन, थर्ड वन इज जाइगोटीन, ओके सॉरी, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और आपका क्या बोलते हैं मेटाफेज, यही चारों है, और एक प्रोमेटाफेज इसमें भी। तो अभी सबसे पहले हम आते हैं प्रोफेज 1 में। देखिए, प्रोफेज 1 जो है इसमें 5 स्टेजेस हैं। प्रोफेज 1 के कितने स्टेजेस हैं? प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 हैव 5 स्टेजेस। अभी कौन कौन से हैं ये 5 स्टेजेस, वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेज है
लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन जो है वो लिप्टोटीन में फेज में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखिए अभी हम पहले इंटरफेज सेल से स्टार्ट करेंगे जब ये एंटर करता है आपका लिप्टोटीन फेज में। देखिए ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये हमारा क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन, ये है न्यूक्लियस। ओके, ये है हमारा इंटरफेज सेल। इससे जब यहाँ पे आता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्रोमैटिन का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन मतलब ये कुछ ऐसे होने लगते हैं, यानी कि क्रोमैटिन से जो है वो क्रोमोसोम बनने लगते हैं। ओके, ये कंडेंसेशन शुरू हो जाता है आपका लिप्टोटीन में। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, इट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है ये क्रिएट होता है साइनेप्सिस के हेल्प से। ओके, जो कि पेयर करता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। अभी ये कैसे होता है, देखिए ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, जिसके अंदर ऐसे दो क्रोमोसोम के सेट्स हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का क्रिएशन। तो ये आपका पेयरिंग कर दे रहा है। ये क्या कर दे रहा है, पेयरिंग कर दे रहा है। ये चीज क्या है, ये है आपका साइनेप्टोनेमल। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं सो दैट आपको सारा स्पेलिंग सही अच्छे से लिख के आए। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ओके, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है विद द हेल्प ऑफ साइनेप्स। किससे बन रहा है, सॉरी साइनेप्सिस से, साइनेप्सिस की हेल्प से बन रहा है। क्लियर है। जाइगोटीन में क्या हो रहा है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है साइनेप्टोसिस की हेल्प से, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग को बेसिकली कर रहा है। ओके, उसके बाद आता है हमारा पैचिटीन। पैचिटीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉस ओवर होता है। ओके, अभी क्रॉस ओवर किसको कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है हमारा पैचिटीन में। अभी हम इसको जाइगोटीन से वो करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। ये हमारा जाइगोटीन का सेल है, जहां पे कुछ ऐसा देखा था हमने। ये साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना है, राइट। ये हो गया जाइगोटीन सेल। अभी इससे आया पैचिटीन पे, तो उसमें क्या होगा, देखिए यहाँ रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगी। रिकॉम्बिनेशन कैसे, रुकिए इसको ना हम ऐसे दिखाते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। एक आपका येलो कलर से है, एक रेड से है, ठीक है, दो क्रोमोसोम्स थे, एक येलो और एक रेड। इसमें क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसे बन जा रहा है। देखिए जो रिकॉम्बिनेशन होती है ना, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा हर बार रिकॉम्बिनेंट हो जाए। कुछ कुछ पार्ट्स भी रिकॉम्बिनेंट होती है और पूरा का पूरा भी होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन शुरू हो चुकी है दो डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के बीच में। कहाँ पे, पैचिटीन में। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है ये हम बेसिकली इन डेप्थ पढ़ेंगे मॉल बायो के अंदर। ओके, अभी के लिए आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, क्योंकि आई गेस आपने पढ़ा भी होगा 11th-12th में रिकॉम्बिनेशन के बारे में। बेसिकली जब दो होमोलोगस, होमोलोगस मतलब एक जैसे, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में क्रॉस ओवर करते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट पहले वाले क्रोमोसोम का दूसरे वाले में जाता है, दूसरे वाले का पहले में जाता है। बेसिकली अगर रेड और ग्रीन दो थ्रेड्स हैं, उनको आप जोड़ दीजिए एक साथ, तो क्या होगा, आपको एक
थ्रेड के अंदर रेड कलर भी दिखेगा, ग्रीन कलर भी दिखेगा, तो वैसे ही होता है यहाँ पे भी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में क्या होता है, अनपेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। ओके, और चायस्माटा फॉर्मेशन हो जाता है। चायस्माटा, बहुत लोग इसको कायस्माटा भी कहते हैं, वो कैसे होता है देखिए। अभी हम पहले आपको बना के दिखाते हैं। ये था हमारा क्रोमोसोम, और ये कुछ ऐसे कर लेता है कायस्माटा का फॉर्मेशन। यहाँ पे ये क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन साइट, रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन साइट कौन सा, वो साइट जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुई है। तो यहाँ पे जो है, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्स शेप स्ट्रक्चर है। इसी को हम लोग कायस्माटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कायस्माटा कहते हैं। समझ में आया कायस्माटा क्या होता है। जब रिकॉम्बिनेशन साइट के ऊपर आपको एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो वही कायस्माटा होता है। तो ये फॉर्मेशन, कायस्माटा का फॉर्मेशन कौन से स्टेज पे होता है, डिप्लोटीन पेज पे। ये किस में आ गया आपका, ये पार्ट है आपका प्रोफेज का। ओके, प्रोफेज के अंदर ही अभी ये सारी चीजें चल रही हैं। इसके बाद जो है प्रोफेज का ही एक और लास्ट पार्ट है, विच इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, कायस्माटा जो है वो ब्रेक हो जाता है, ईआर गोल्जी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ओके, और सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल पे आ जाता है, एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, एंड ऑल्सो न्यूक्लियर इन्वेलप भी ब्रेक होता है। चलिए इसको देखते हैं। ये है हमारा सेल, सबसे पहले हुआ है ब्रेक। यहाँ पे एक मिनट, ब्रेक हुआ है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, स्पिंडल फाइबर जो है वो ऐसे अटैच हैं, अलग अलग आ गए हैं, स्पिंडल फाइबर आ गए हैं। ओके, स्पिंडल फाइबर कैसे बनने शुरू हुए, सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल में जो है वो चला आया, यानी हमारा सेंट्रोसोम भी ब्रेक हो गया है। राइट, ईआर ब्रेक हो गया है, ईआर डिसइंटीग्रेट हो गया है, और हमारा गोल्जी डिसइंटीग्रेट हो गया है। तो ये रहा ईआर और ये रहा गोल्जी। ये समझ में आया। अभी इसको लिख भी देते हैं। ये हमारा न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। ये है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये है ईआर और ये है गोल्जी। ये दोनों का भी ब्रेक हो चुका है। प्रोफेज कंप्लीट होने के बाद मेटाफेज शुरू होने से पहले एक और स्टेज यहाँ पे भी आता है, प्रोमेटाफेज 1। प्रोमेटाफेज 1 में क्या होता है, जैसे वहां हो रहा था, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर जो है वो अरेंज होने की कोशिश करता है हमारा क्रोमोसोम। राइट, क्रोमोसोम मूव करना शुरू होता है, आपका पेंडुलम के जैसे घूमना शुरू करता है, और इक्वेटोरियल प्लेट के आसपास जो है वो प्रोमेटाफेज में अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल प्लेट, और हमारे क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, ये मूव करना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल आपके जो है वो पेंडुलम के जैसे घूमना शुरू कर रहे हैं, और ये अभी भी अटैच हैं आपके क्रोमैटिन फाइबर से, सॉरी स्पिंडल फाइबर से। ओके, और यहाँ पे मूवमेंट जो है वो चल रहा है दोनों का। राइट, क्रोमोसोम क्या हो रहा है, मूव कर रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ इक्वेटोरियल प्लेट के आसपास, किस कहाँ पे, प्रोमेटाफेज के अंदर। ओके, अब आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, जैसे हमने वहां देखा था आपको माइटोसिस के अंदर। ये देखिए, ये हो गए अटैच। ओके, इनके साथ अभी भी, ओ सॉरी, इनके साथ अभी भी क्या है, इनके साथ अभी भी स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच्ड है। सॉरी,
कलर थोड़ा सा अलग हो गया स्पिंडल फाइबर का, हमने ग्रीन रखा था ना। चलिए, स्पिंडल फाइबर अटैच है अभी भी। ओके, अभी आते हैं एनाफेज 1 के ऊपर। एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो मूव कर रहा है अपोजिट पोल में, और सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट आउट हो जा रहा है और मूव कर रहा है अपोजिट पोल में। ये बेसिकली बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी माइटोसिस में पढ़ा है। चलिए बना लेते हैं इसको भी। ये आ गए हमारे सिस्टर। ये इमेजेस आपको इसलिए बना के दे रहे हैं हम हैंड रिटन, ताकि आप भी बिल्कुल ऐसे ही इमेजेस बनाएं और ये आपके काम आएगा रिवीजन के समय में। यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्या हुआ है कि जो अलाइंड थे इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम्स, वो अब सेपरेट आउट हो गए हैं, अपोजिट पोल में मूव कर रहे हैं, और सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट होना शुरू कर रहा है। अब आ रहा है आपका टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, ये बेसिकली जो है म्यूसिस के अंदर, म्यूसिस 1 के अंदर एब्सेंट होता है। ओके, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक मिनट, इसको सही से लिख दे रहे हैं, एबसेंट इन म्यूसिस 1। ओके, म्यूसिस 1 में जो है हमारा टीलोफेज 1 नहीं होता है, यहाँ पे होता है इंटरकाइनेसिस। देखिए, म्यूसिस 1 के कंप्लीशन के बाद जो है सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है म्यूसिस 2 के लिए इंटरकाइनेसिस के अंदर। यहाँ पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। इंटरकाइनेसिस में नो डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, और ये क्या है, ये प्रिपरेशन फेज है। यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन फॉर मियोसिस 2। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस 2 के लिए प्रिपरेशन होती है, और मियोसिस 2 क्या है, एग्जैक्टली सेम है मियोसिस के जैसे। ओके, हमारा जो मियोसिस 2 है, इट इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस। जो हमने अभी माइटोसिस में पढ़ा है, वही सेम चीज मियोसिस में होता है। तो चलिए, अब हम जो जरा सा एक बार माइटोसिस का पूरा फ्लो चार्ट बना लेते हैं और मियोसिस का फ्लो चार्ट बना। माइटोसिस में क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोफेज। प्रोफेज से हम आए थे प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज, प्रोमेटाफेज से हम आए थे मेटाफेज। मेटाफेज से हम आए थे टीलोफेज। टीलोफेज, और टीलोफेज से साइटोकाइनेसिस। ओके, ये किसका है हमारा, आपका माइटोसिस का है। ये पूरा क्या है, माइटोसिस है, माइटोसिस। ओके, ये माइटोसिस का पूरा फ्लो चार्ट है कि माइटोसिस में क्या हुआ था। अब हम इसी तरीके से मियोसिस का भी देखेंगे। मियोसिस का यहीं पे देख लेते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मियोसिस का भी लिख लेते हैं इसी पेज के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड अवेलेबल नहीं है इसके लिए। चलिए, अब मियोसिस भी देख लेते हैं। मियोसिस, मियोसिस में क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टेप्स तो सारे वही हैं, बस नाम चेंज है। प्रोफेज 1 से मेटाफेज 1, उसके बाद मेटाफेज 1, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से जो है क्या आएगा, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस से फिर प्रोफेज 2,
ये प्रोफेज 2 किसका आ गया, ये प्रोफेज 2 वही आपका मियोसिस 2 जो हो गया, ये मियोसिस 1 से मियोसिस 2 का स्टोरी है। तो जैसे प्रोफेज 1 प्रोमेटाफेज है, वैसे ही सेम टू सेम आपका इधर भी होता जाएगा। तो ये पहले प्रोमेटाफेज पे आएगा, प्रोमेटाफेज 2 से आएगा मेटाफेज 2, मेटाफेज से 2 से आएगा एनाफेज 2, एनाफेज 2 से आएगा आपका टीलोफेज 2, टीलोफेज 2, टीलोफेज 2 से साइटोकाइनेसिस। ओके, अब हम आते हैं साइटोकाइनेसिस पे। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस जो होता है वो फेज होता है जिस समय पे, जैसे अभी हमने कार्योकाइनेसिस में पढ़ा, कार्योकाइनेसिस के अंदर क्या हो रहा था, हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, राइट। अभी साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के अंदर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ओके, अभी बेसिकली हम लोग न्यूक्लियस के डिवीजन की बात कर रहे थे, लेकिन सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस में। बेसिकली साइटोकाइनेसिस को में होता क्या है, तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसी को हम साइटोकाइनेसिस होते हैं। ओके, और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल की बात करते हैं। देखिए, एनिमल सेल में जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है, राइट। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म डिवीजन के टाइम सेल मेम्ब्रेन सेंटर से अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, यानी कि इनवर्ड कंस्ट्रक्शन बेसिकली जो होता है यहाँ पे, उसके कारण क्लीवेज फॉरो इसको कहा जाता है। क्लीवेज फॉरो जो है वो ग्रेजुअली डीपेन होती है और इवेंचुअली पेरेंट सेल को टू डॉटर सेल में सेपरेट आउट कर देती है। ओके, इसको हम एक और चीज देखेंगे। देखिए, एक्टिन क्या होता है, यहाँ पे एनिमल सेल की केस में बता रहे हैं। एनिमल सेल में जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, राइट, तो यहाँ पे किसका ब्रेक डाउन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक्टिन प्रेजेंट है, ओके, तो यही एक्टिन जो है वो साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करती है। एक्टिन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्रिएट करती है सेंटर में, और दो सेल जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। देखते हैं ये होता कैसे है। देखिए, ये हमारा दो सेल है, ओके, ये कुछ ऐसे होता है और फिर दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर जाता है। होता क्या है, देखिए, यहाँ पे आता है अब हमारा एक्टिन। एक्टिन ही जो है ये कुछ ऐसे सेल के चारों तरफ फिर जाता है। अब एक्टिन ही जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्रिएट करता है, बेसिकली कुछ ऐसा। न्यूक्लियस की तो डिवीजन ऑलरेडी हो ही चुकी है, राइट, न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइड कर चुका है, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस होंगे। ओके, अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनने के बाद दोनों जो आपका सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो गया, दोनों डॉटर सेल जो है वो सेपरेट हो गया। ये जो है हमने एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस देखा है। अब हम साइटोकाइनेसिस देखेंगे इन केस ऑफ प्लांट सेल। ओके, देखिए, प्लांट सेल में क्या होता है, अभी एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो है वो डिफरेंस है, राइट। तो प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट थी। इसीलिए एनिमल सेल में आराम से जो है हमने आपको जो है वो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स की हेल्प से हमने सेल साइटोप्लाज्म को जो है वो डिवाइड कर दिया और सेपरेट हो गए हमारे डॉटर सेल्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट। तो एनिमल सेल की तरह मेम्ब्रेन को सिंपली इनवर्ड पिंच करना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, प्लांट सेल में जो है सेंट्रल से एक न्यू स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ओके, सेंट्रल सेल प्लेट जो है वो ग्रेजुअली एक्सपैंड होती है और इवेंचुअली डॉटर सेल के बीच न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। तो अभी हम ये लोग ये देखेंगे कि क्या होता है। देखिए, साइटोकाइनेसिस में सबसे पहले जो है सेल वॉल बनती है। चलिए इमेज के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो सेल वॉल बनाई जाती है प्लांट सेल के अंदर, सबसे पहले सेल वॉल कैसे बनता है, सेल वॉल बनता है गोल्जी वेसिकल्स के हेल्प से। गोल्जी वेसिकल्स जो है सेल वॉल फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि गोल्जी वेसिकल्स के पास ही सेल वॉल का कंटेंट होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। गोल्जी वेसिकल जो है वो अलाइन हो जाता है सेंटर में और फ्यूज करता है, जिसकी वजह से सेल वॉल का कंटेंट जो है वो रिलीज हो जाता है और एक नया सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर सेल वॉल जो है वो सेपरेट कर देते हैं दोनों सेल्स को। कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए, ये हो गया
ये हो गया, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है। अभी हो क्या क्या रहा है वो हम देखेंगे। देखिए, गोल्जी के पास सेल वॉल का कंटेंट है, ठीक है। तो गोल्जी क्या करता है, गोल्जी वेसिकल जिसके पास अपना सेल वॉल का कंटेंट है, ये बहुत सारे गोल्जी जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं पूरे सेल के अंदर, ओके, एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। और क्या करते हैं, वेसिकल जो है वो फ्यूज कर जाता है सेंटर पे, और सेल वॉल कंटेंट जो है वो रिलीज हो जाता है। वेसिकल का फ्यूजन हुआ, सेल वॉल कंटेंट जो है वो रिलीज हो गया, यही सेल वॉल कंटेंट यहाँ पे ऐसे ये हो जाता है, ओके। सेल वॉल कंटेंट रिलीज हो जाता है, उसके बाद सेपरेट हो जाता है हमारा सेल, और नया सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। ये कैसे होता है, गोल्जी के कारण। गोल्जी क्या करता है, गोल्जी सेंटर में अलाइन हो जाता है और फिर सेल फ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से सेल वॉल के सारे कंटेंट्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। देन फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, और फिर जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, दोनों सेल्स जो है, जो डॉटर सेल्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ तक एक और चीज है, कुछ पॉइंट हैं जो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। जो किसी भी सेल जो होता है उसका बेसिकली जीवन फेज जो होता है सेल साइकिल का, वो लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। जीवन फेज जो होता है वो वेरिएबल होता है सेल साइकिल के अंदर, हर एक सेल के अकॉर्डिंग जो है इसका टाइम वेरी करता है, ओके। जीवन मूव करता है, जीवन में क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो जीवन डिटरमाइन करता है कि टोटल सेल साइकिल का टाइम कितना होगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम जो है इस पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं, ठीक है, ताकि हमको पूरी क्लास की एक समराइज वर्जन मिल जाए। सबसे पहले माइटोसिस। माइटोसिस को कैसे याद रखना है, पी मैट से याद रखना है। पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टीलोफेज, ओके। यहाँ पे एक पेरेंट सेल से दो सिमिलर डॉटर सेल्स बनते हैं। अब आते हैं मियोसिस में। मियोसिस दो तरीके का होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है माइटोसिस के। अब आते हैं माइटोसिस मियोसिस 1 के ऊपर। मियोसिस 1 में एक पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन होता है और जेनेटिक वेरिएशन होता है। अब आते हैं साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल का अलग होता है, प्लांट सेल का अलग होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, एक्टिन की हेल्प से जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्रिएट होती है, जिसकी वजह से सेल सेपरेट आउट हो जाते हैं। जबकि प्लांट सेल के केस में गोल्जी वेसिकल्स जो है वो सेल वॉल का कंटेंट जो है वो रिलीज करती है आफ्टर फ्यूजन, और उसी सेल वॉल के कंटेंट से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। देन आपका जो डॉटर सेल है वो सेपरेट आउट हो जाता है, राइट। तो गाइज देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है ये थोड़ा सा स्पेशल है। क्यों, क्योंकि आज हमने सेल साइकिल का मेन चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब तक हमने सेल साइकिल में क्या क्या पढ़ा, तो अब तक हमने पढ़ा है सेल साइकिल में इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर आया G1, S और G2 फेज, फिर आया एम फेज। एम फेज के अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस आया, एंड देन साइटोकाइनेसिस आया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक और इम्पोर्टेंट सेल बायोलॉजी टॉपिक जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। लेकिन सेल साइकिल कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, सेल साइकिल रेगुलेशन, ओके। नेक्स्ट वीक हमारी दो और क्लासेस रह गई हैं, जिसमें सेल साइकिल रेगुलेशन जो है वो होगा, और फिर हम देखेंगे कि सेल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है, चेक पॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं, और साइक्लिन, सीडीकेज और अदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो सेल साइकिल को कैसे रेगुलेट करते हैं। और उसके बाद सेल बायोलॉजी को ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने के बाद 2-3 दिन लाइव सेशन करेंगे। इन लाइव सेशंस में हम सेल बायोलॉजी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, ओके। सो अभी से अपने नोट्स रिवाइड करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज लाइव पीवाईक्यू सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू पूरी सेल बायोलॉजी को जो है वो रिवाइज करेंगे। आपकी जो भी टॉपिक वीक है आप उसको अभी से रिवाइज कर लीजिए, ओके। आपको टाइम दिया जाएगा, लाइक जैसे अभी तो आज फ्राइडे हो गया, हम मंडे ट्यूसडे, आई गेस मंडे ट्यूसडे और बहुत ज्यादा अगर कंटेंट रहा तो वेडनेसडे तक जाते जाते आपका पूरा सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये पूरा वीक जो आपका नेक्स्ट अपकमिंग वीक है, जो कि 24th से शुरू हो रहा है, बीच में रक्षाबंधन भी है, तो ये पूरा वीक आप समझ लो
2-3 दिन की जो भी क्लास है उसके बाद आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप प्रॉपर रिवाइज करना। हम अपने तरफ से कुछ-कुछ शॉर्ट्स डाल दिया करेंगे सो दैट आप रिवीजन में हेल्प करें, या कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो हम डाल दिया करेंगे। और जो हमारा अगला वीक होगा यानी 31st ऑफ अगस्त मान के चलो 1st ऑफ सितंबर, उस बीच में हम प्लान करेंगे जिसका इन्फॉर्मेशन आपको संडे को दे दिया जाएगा कि लाइव क्लासेस कब। तो वो पूरा वीक यानी कि 31st ऑफ अगस्त से जो हमारा नेक्स्ट वीक शुरू होगा 4 तक हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस ही करेंगे। उसके बाद आप लोग जैसे जो चैप्टर बोलोगे नया, मॉल बायो, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायो, एनिमल फिजियो, या फिर आपका डेवलपमेंटल बायो, जो बोलोगे वो नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सेल बायोलॉजी इसीलिए पहले पढ़ाई है क्योंकि ये आपका बेसिक्स है। इसी के बाद आपका बायोलॉजी का कोई भी नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। ओके, एंड एक लास्ट थिंग, मुझे पता है कि सेल बायोलॉजी का लास्ट कुछ लेक्चर जो है इसमें काफी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी है, राइट। प्रोटीन ट्रैफिकिंग के अंदर हमने टॉक, टिक, सेक, टैट, एसआरपी, पेक्स जैसे टर्म्स, और अब सेल साइकिल में G1, S, G2, CDK, साइक्लिन, चेक पॉइंट्स, राइट। तो कभी कभी ये सब देख के लगता है कि इतना सब कैसे याद रहेगा, बट ट्रस्ट मी, आपको सब कुछ एक सिटिंग में याद करने की जरूरत नहीं है। लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर रिपीट कीजिए। बस ये साइकिल को फॉलो करते रहिए। और जो स्टूडेंट्स डिफिकल्ट टॉपिक से भागते नहीं है बल्कि उन्हें बार बार रिवाइज करते हैं, वही इवेंचुअली उन टॉपिक्स में स्ट्रांग होते हैं। सो डोंट वरी इफ यू डोंट रिमेम्बर एवरीथिंग टुडे। आज समझो, कल रिवाइज करो, पीवाईक्यूज में अप्लाई करो, एंड स्लोली एवरीथिंग विल बी स्टार्ट कनेक्टिंग। Okay, you don't need to be perfect, you just need to be consistent. So guys, today's lecture में हमने कवर कर लिया माइटोसिस, मियोसिस, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और इसी के साथ सेल साइकिल का मेन पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट वीक में हम सेल साइकिल रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, एंड देन लाइव सेल बायोलॉजी की पीवाईक्यू रिवीजन सेशंस होंगे। So don't forget to revise all the topics we have covered so far. Okay, I'll see you in the next lecture. Till then, keep learning, keep revising, and keep moving one step closer to your goal. Okay, thank you so much for watching.